स्टार्ट किया जाए। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में सिंपल टिश्यू भी कंप्लीट हो गया था और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जाइलम भी कंप्लीट हो गया था। साइड हेडिंग डालिए, टाइप ऑफ जाइलम। टाइप ऑफ जाइलम। जाइलम दो टाइप के होते हैं। प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम वो जाइलम होता है जो प्राइमरी प्लांट बॉडी में होता है और प्राइमरी मेरिस्टेम से बनता है, या ये कह सकते हैं प्राइमरी ग्रोथ से बनता है। ऐसा जाइलम जो सेकेंडरी ग्रोथ से बने तो सेकेंडरी मेरिस्टेम से बनेगा, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम से सेकेंडरी ग्रोथ से बनने वाले जाइलम को सेकेंडरी जाइलम कहते हैं, और सेकेंडरी जाइलम ही वुड के फॉर्म में प्लांट में पाया जाता है। प्राइमरी जाइलम भी दो टाइप का होता है, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। चलिए इतना लिखिए। डेवलप फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम, मतलब प्राइमरी ग्रोथ का रिजल्ट है। और डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी मेरिस्टेम, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ का रिजल्ट है। प्राइमरी जाइलम फिर दो टाइप का होता है। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम का मतलब यह होता है कि प्राइमरी मेरिस्टेम से जो सबसे पहले जाइलम बनेगा वो प्रोटोजाइलम, और प्राइमरी मेरिस्टेम से ही जो थोड़ा बाद में बनेगा उसका नाम मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम क्या है? तो ये फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम है। और ये लेटर फॉर्म प्राइमरी जाइलम है। जैसे कि ये मान लेते जाइलम है, तो सबसे लास्ट में ये बना है तो ये मेटाजाइलम, और सबसे पहले ये बना है तो ये प्रोटोजाइलम। किसी भी पर्टिकुलर प्लांट में प्रोटोजाइलम किधर होगा और मेटाजाइलम किधर होगा, उस हिसाब से दो परिस्थितियां हैं। जाइलम की स्थिति ऐसी है तो दिख रहा है कि प्रोटोजाइलम ये है प्रोटोजाइलम और ये है मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, पेरिफेरी है, और मेटाजाइलम
सेंटर या पिथ की तरफ है, तो इस कंडीशन को कहते हैं एग्जार्च। प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है तो एग्जार्च, और एग्जार्च कंडीशन पाई जाती है रूट में। दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति यह है ये बना हुआ है, दिख रहा है कि मेटाजाइलम और ये है प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम पेरिफेरी है और प्रोटोजाइलम सेंटर या पिथ की तरफ है। इस परिस्थिति को कहते हैं इंडार्च, और ये स्टेम की पहचान है। तो लीफ में मीजार्च होता है, रूट स्टेम लीफ अगर पूछेगा तो रूट में एग्जार्च, स्टेम में इंडार्च, तो लीफ में मीजार्च। वैसे एनसीईआरटी में मीजार्च दिया नहीं है, लेकिन याद रखिएगा। एनसीईआरटी में सीधे प्राइमरी जाइलम से शुरू किया है, ये बताया ही नहीं कि सेकेंडरी जाइलम भी होता है। तो प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है। प्राइमरी जाइलम दो टाइप का, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम को प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बने प्राइमरी जाइलम उसका नाम। स्टेम की बात करेंगे तो प्रोटोजाइलम सेंटर या पिथ की तरफ है और मेटाजाइलम पेरिफेरी की तरफ है। कहोगे क्या? इंडार्च। और रूट में प्रोटोजाइलम पेरिफेरी है और मेटाजाइलम सेंटर की तरफ है। कहेंगे क्या? एग्जार्च। यहां से फ्लोएम। चलो जिसका छोटा पूरा करें। चलिए हेडिंग डालिए, द फ्लोएम। पहला सवाल है कि फ्लोएम वो टिश्यू है जो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। कहां से? तो लीफ से शुरू करेगा, चाहे वो रूट को ले जाए और चाहे स्टेम को ले जाए। फ्लोएम अगर हम एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट का देखेंगे तो यहाँ भी 4 कंपोनेंट होंगे। सीप ट्यूब होगा, सीप ट्यूब एलिमेंट होगा, कंपेनियन सेल होगा, फ्लोएम की पैरेन्काइमा होगा और फ्लोएम का फाइबर। जाइलम में भी 4 कंपोनेंट थे, वहाँ 3 कंपोनेंट डेड थे, 1 लिविंग था। यहाँ 3 कंपोनेंट लिविंग है, 1 डेड है। कौन? फ्लोएम का फाइबर केवल डेड है, बाकी सब लिविंग है। बाकी कुछ स्पेशल क्वेश्चन जैसे जिम्नोस्पर्म में क्या है और क्या नहीं है। तो सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं है, तो सीप सेल और एल्ब्यूमिनस सेल पाई जाती, तो ये स्पेशल केस हो गए। लिखिए इतना पहले। फ्लोएम फॉर transport of food from leaves to other plant part.
एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट का जो फ्लोयम है उसमें 4 कंपोनेंट हैं। कौन से? तो एक है सीव ट्यूब एलिमेंट, लिखते चलें, कंपेनियन सेल, फ्लोयम पैरेनकाइमा और फ्लोयम फाइबर। इसमें से ये 3 कंपोनेंट लिविंग कंपोनेंट हैं और ये कंपोनेंट डेड कंपोनेंट है। डेड कंपोनेंट होने का मतलब है ये स्क्लेरन काइमेटस होगा। या कह सकते हो थिक लिग्निफाइड वाल होगी, या कह सकते हो विदाउट प्रोटोप्लास्ट। विदाउट प्रोटोप्लास्ट मतलब न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा? जब प्रोटोप्लास्ट ही नहीं है तो नो न्यूक्लियस। ठीक, एक क्वेश्चन और बता दीजिए, इतने सारे कंपोनेंट में किसमें न्यूक्लियस नहीं है? आंसर जल्दी देने से सही नहीं होता है, सोच के आंसर देने सही होता है। किसमें किसमें न्यूक्लियस नहीं है? एक तो साफ साफ लिखा है न्यूक्लियस नहीं है फाइबर में, और दूसरा सीव ट्यूब में, तो यहां भी न्यूक्लियस नहीं है। तो कहां कहां न्यूक्लियस नहीं है? सीव ट्यूब और फ्लोएम फाइबर, तो कहां कहां न्यूक्लियस है? इसमें से कौन है जो जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट है? जिम्नोस्पर्म में क्या एब्सेंट है? तो कहोगे लैक सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। तो हैव क्या है? एल्ब्यूमिनस सेल, जो याद रखना है, एंड सीव सेल। सीव सेल है, सीव ट्यूब नहीं है। ठीक है, इसमें से कौन सी चीज है जो मोनोकाट में एब्सेंट है? मोनोकाट प्लांट में क्या एब्सेंट है? तो कहोगे एब्सेंस है ऑफ फ्लोयम पैरेनकाइमा। इसमें से कौन सी चीज है जो प्राइमरी फ्लोयम में एब्सेंट है? फ्लोयम फाइबर एब्सेंट है इन प्राइमरी फ्लोयम। तो प्रेजेंट किसमें होगा?
ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से सही होंगे। फ्लोएम वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा लीफ से बाकी पार्ट। एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट के फ्लोएम में 4 कंपोनेंट कौन कौन से? सीप ट्यूब एलिमेंट है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है और फ्लोएम फाइबर। 4 में से 3 कंपोनेंट लिविंग है, 1 कंपोनेंट डेड है। जो डेड है वो क्यों डेड है? क्योंकि वो थिक लिग्निफाइड वाल का है, स्केलेरन काइमेटस है। ठीक, फिर सवाल है कौन कहाँ प्रेजेंट कहाँ एब्सेंट? तो एंजियोस्पर्म में तो सब प्रेजेंट, एंजियोस्पर्म में भी कौन एब्सेंट हो सकता है? तो एंजियोस्पर्म में फ्लोएम का फाइबर एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम। जिम्नोस्पर्म में क्या एब्सेंट क्या प्रेजेंट है? तो कहोगे सीप ट्यूब कंपेनियन सेल एब्सेंट है, तो एल्ब्यूमिनस सेल और सीप सेल प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ मोनोकाट में क्या एब्सेंट है? तो फ्लोएम का पैरेन्काइमा एब्सेंट है। और प्राइमरी फ्लोएम में क्या एब्सेंट है? तो कहोगे फ्लोएम फाइबर। कहने का मतलब कुछ न कुछ है जो कहीं ना कहीं क्या है? एब्सेंट है। तो कोई कहीं एब्सेंट है, कोई कहीं क्या है? प्रेजेंट है। क्या आगे बढ़े? एक डायग्राम बना लीजिए फिर बताते हैं। देखें, चार कंपोनेंट में से 3 कंपोनेंट यहां बने हुए हैं, जैसे कि सीप ट्यूब बना है, कंपेनियन सेल बना है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है। पहले सीप ट्यूब की बात, अगर सीप ट्यूब की बात करें तो सीप ट्यूब ये एक सीप ट्यूब एलिमेंट है। एक सीप ट्यूब एलिमेंट इलांगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, दूसरा सीप ट्यूब एलिमेंट भी इलांगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये एक दूसरे के ऊपर लॉन्गिट्यूडनली रखे होते हैं। एक बिंदु जैसे ये है, ये इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इसका ये ऐसे रखे हुए हैं। तो जब ऐसे रखे हुए होंगे तो ये वाल और ये वाल आपस में कांटेक्ट में आ जाएंगे, इसको कॉमन वाल कहोगे। तो इनकी जो कॉमन वाल होती है वहाँ बहुत छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, यहाँ परफोरेशन होता है कॉमन वाल बिटवीन 2 सी प्लेट, और इसको कहते हैं सीप पोर। तो यहाँ जो प्लेट जैसा स्ट्रक्चर बन गया उसका नाम क्या होगा? सीप प्लेट होगा, जिसका रिजल्ट ये होगा कि एक सीप ट्यूब एलिमेंट और दूसरी सीप ट्यूब एलिमेंट आपस में क्या हो जाएंगे? इंटर कनेक्ट हो जाएंगे। तो एक सीप ट्यूब दूसरे सीप ट्यूब एलिमेंट से जुड़ी होती है, किसके द्वारा? कहोगे सीप पोर प्रेजेंट एट सीप प्लेट। और सीप प्लेट कहाँ है? परफोरेशन है कॉमन वाल बिटवीन 2 सीप ट्यूब। तो 2 सीप ट्यूब आपस में जुड़ी हैं। अब जब 2 जुड़ी हैं तो तीसरी ऊपर होगी, वो भी जुड़ी होगी, और चौथी नीचे होगी, वो भी जुड़ी होगी। एक बात। दूसरी खास बात यह है कि सीप ट्यूब एसोसिएट करती हैं किससे? कंपेनियन सेल। ये मान लेते हैं सीप ट्यूब है, ये मान लेते हैं कंपेनियन सेल है। तो ये इनकी बगल वाली जो दीवार है, ये कॉमन जो लॉन्गिट्यूडनल वाल है, ये वाली जो वाल है ये एसोसिएट कर गई है। अब ये जो कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वाल से एसोसिएट कर जाएंगे तो बीच बीच में पिट फील्ड पाए जाएंगे, और उस पिट फील्ड का पर्पज ये होगा कि एक सीप ट्यूब एलिमेंट किससे जुड़ सके? कंपेनियन से, या कंपेनियन किससे जुड़ सके? सीप ट्यूब से। तो सीप ट्यूब और कंपेनियन सेल आपस में इंटरकनेक्ट होती हैं किससे? तो कहोगे पिट फील्ड प्रेजेंट इन कहाँ? कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वाल ऑफ क्या? सीप ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल। तीसरा खास बात यह है कि किसी भी सीप ट्यूब एलिमेंट को ध्यान से देखें तो इसमें किनारे किनारे केवल साइटोप्लाज्म पाया जाता है, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, और बड़ी सी इसमें क्या होती है? वैक्यूल होती है। लेकिन क्या नहीं होता है? तो कहोगे न्यूक्लियस नहीं होता है। तो सवाल है अगर न्यूक्लियस नहीं होता है तो फिर इसके फंक्शन को रेगुलेट कौन करेगा? तो इसके फंक्शन को रेगुलेट करेगा इसके जस्ट बगल में पाई जाने वाली कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस से। फिर से सुन लेते हैं। सीप ट्यूब लॉन्ग होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, लॉन्गिट्यूडनली एसोसिएट होती है। किससे किससे? तो कहोगे बगल में कंपेनियन सेल से भी एसोसिएट है और दूसरे सीप ट्यूब एलिमेंट से भी एसोसिएट है। इसका जो एंड वाल है, जैसे इस सीप ट्यूब का ये एंड वाल है, ये इसका एंड वाल है,
एंड वॉल पर क्या पाए जाएंगे, परफोरेशन पाए जाएंगे, और परफोरेशन को छोटे छोटे पोर, उसको सीव लाइक मैनर, जैसे छन्नी में छोटे छोटे छेद होते हैं वैसे छेद होते हैं, इसको कहते हैं सीव पोर। प्लेट का नाम क्या हो जाएगा, सीव प्लेट। पर्पज एक ही है कि एक सीव ट्यूब एलिमेंट दूसरे सीव ट्यूब एलिमेंट से जुड़ी रहती है। एक सीव ट्यूब एलिमेंट बगल में पाए जाने वाले कंपेनियन सेल से भी एसोसिएट होती है, क्योंकि कॉमन लॉन्गिट्यूडिनल वॉल पर पिट फील्ड पाई जाती है। बस इतने ही क्वेश्चन, दो स्ट्रक्चर के सवाल। पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है, किनारे किनारे पाया जाता है, बस बड़ी सी वैक्यूल पाई जाती है। क्या नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस। तो डेड होगी कि लिविंग, अच्छा न्यूक्लियस ना होने से डेड हो जाएंगे, न्यूक्लियस नहीं है लेकिन जान है, न्यूक्लियस नहीं है लेकिन लिविंग है, क्योंकि इसका फंक्शन कौन कंट्रोल करेगा, तो बगल में पाई जाने वाली कंपेनियन सेल। अब आते हैं कंपेनियन सेल। ये एक कंपेनियन सेल मैंने यहाँ एक बना रखी, यहाँ दो बना रखी हैं। कंपेनियन सेल की खास बात ये होती है कि ये इलांगेटेड सिलिंड्रिकल या इलांगेटेड पैरेनकाइमेटस सेल होती है। जैसे ही हम कहते हैं कि ये पैरेनकाइमेटस सेल है, तो पैरेनकाइमा की बेसिक बातें, थिन वाल होगी, सेलोजिक वाल होगी, डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस, सब कुछ यहाँ पाया जाएगा। काम क्या है, इसका जो न्यूक्लियस है वो बगल वाली सेल के न्यूक्लियस, बगल वाली सेल को कंट्रोल करेगा। एक, अब चूंकि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर नहीं आपको बचा है, पहले था, तो उसमें पढ़ना था कि ऐसे फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट होता कैसे है। तो होता क्या है कि जो ये सीव ट्यूब होती है, इसके अंदर टर्गर प्रेशर क्रिएट होता है, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करना पड़ता है। तो इसके अंदर का जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो कैसे जनरेट होता है, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसका, कंपेनियन सेल का। तो कंपेनियन सेल के सिर्फ दो काम याद रखिएगा। पहला, रेगुलेट या कंट्रोल फंक्शन ऑफ द सीव ट्यूब एलिमेंट और मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब एलिमेंट। दो ही क्वेश्चन। फिर आता है फ्लोएम पैरेनकाइमा। नाम ही से पता चल रहा है कि पैरेनकाइमा है। क्या क्या होती हैं, तो इलांगेटेड सिलिंड्रिकल सेल विद टाइपरिंग इंड, टाइपरिंग इंड लिखा हुआ तो याद रखेंगे, इलांगेटेड सिलिंड्रिकल सेल विद टाइपरिंग इंड। पैरेनकाइमा सेल है तो सामान्य थिन सेल वाल होगी, सेलोजिक सेल वाल होगी, न्यूक्लियस पाया जाएगा। और इन सब से, जैसे ये दो सेल भी आपस में क्या होंगी, जुड़ी होंगी, किसके द्वारा, प्लाज्मोडेस्मेटा। और प्लाज्मोडेस्मेटा कहाँ पाया जाएगा, पिट फील्ड पर। तो पिट फील्ड के थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन होगा, जिससे एक फ्लोएम पैरेनकाइमा की सेल दूसरी फ्लोएम पैरेनकाइमा की सेल से जुड़ जाएगी। आखिरी सवाल, फ्लोएम पैरेनकाइमा क्या करेगी, तो फ्लोएम पैरेनकाइमा की जिम्मेदारी है स्टोर करो फूड। क्या स्टोर करोगे, तो कुछ लिखा नहीं एनसीईआरटी में, फिर भी अगर स्टोर कहेगा तो आप स्टार्च ही कहोगे, ठीक, लेकिन कुछ और सब्सटेंस भी स्टोर कर लेंगे। जैसे जाइलम की पैरेनकाइमा क्या स्टोर करती थी, तो जाइलम की पैरेनकाइमा स्टार्च और फैट स्टोर करती थी, लेकिन रेजिन नहीं, टैनिन भी तो स्टोर करती थी। वैसे यहाँ रेजिन है, लैटेक्स और म्यूसिलेज। क्या क्या स्टोर करोगे, फूड स्टोर करेंगे, उसके अलावा क्या स्टोर करेंगे, तो उसके अलावा या तो क्या क्या, रेजिन, लैटेक्स और म्यूसिलेज। और भी बिल्कुल क्लियर लिखो। पहला हम लोग लिखेंगे सीव ट्यूब के बारे में। elongated tube like cell associate with companion cell। क्या खास बात है, पेरिफेरल हैव peripheral cytoplasm with
लार्ज वैक्यूल, लेकिन न्यूक्लियस क्या है, एब्सेंट है। न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसी नाते फंक्शन ऑफ स्यूब ट्यूब कंट्रोल बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। खास बात यह है, स्यूब ट्यूब की जो इंड वाल है वो कैसी है, वो परफोरेटेड है। रिजल्ट क्या होगा, बनेंगे सीव पोर। कहां पर, एट सीव प्लेट। पर्पज, पर्पज ये है, इंटरकनेक्ट हो जाएगा टू सीव ट्यूब एलिमेंट। आखिरी सवाल, सीव ट्यूब इंटरकनेक्ट किससे, विद कंपेनियन सेल बाय पिटफील्ड। present on common longitudinal wall। इतने क्वेश्चन हैं। भले ही न्यूक्लियस एब्सेंट है, लेकिन लिविंग सेल विदाउट न्यूक्लियस। दूसरा है कंपेनियन सेल, स्पेशल पैरेनकाइमेटस सेल है। तो जैसे पैरेनकाइमेटस सेल कहोगे वैसे वैसे बेसिक बातें हो गई कि थिन वाल होगी, सेलोजिक वाल होगी, डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा, सब होगा। थिन वाल होगी, सेलोजिक वाल होगी, डेंस प्रोटोप्लाज्म विद न्यूक्लियस। काम बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलेट इसका न्यूक्लियस रेगुलेट करेगा क्या, फंक्शन ऑफ स्यूब ट्यूब। और फंक्शन क्या है, मेंटेन करेंगे क्या, प्रेशर ग्रेडियंट। कहां, इन स्यूब ट्यूब।
तीसरा है अच्छा बंद करते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा। elongated cylindrical cell with tapering end, dense cytoplasm with nucleus, interconnected by plasmodesmatal connection through pit, फंक्शन तो फंक्शन स्टोर फूड नहीं दिया, कौन सा, स्टोर अदर सब्सटेंस, क्या क्या बताओगे, रेजिन, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज, फ्लोएम फाइबर, पहले से ही पता है, डेड सेल विदाउट प्रोटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस और प्रोटोप्लाज्म लास कर देते हैं मेच्योरिटी पर, मतलब पहले जीवित रहे होंगे बाद में मर जाते हैं, क्योंकि स्केलेरन काइमेटस है तो थिक लिग्निफाइड सेल वॉल होगी, कंफर्म है। तो करेंगे क्या, तो स्केलेरन काइमा का तो दुनिया में एक ही काम है, मैकेनिकल सपोर्ट, तो ये भी क्या करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट ही करेंगे। ये लंबे लंबे होते हैं, इलांगेटेड होते हैं, काफी लंबे होते हैं और इनके किनारे पॉइंटेड होते हैं। तो क्वेश्चन पहचान लेंगे, पॉइंटेड एपिसेज अगर लिखा होगा तो आप समझ जाना क्या है, फाइबर। और इस फाइबर का मार्केट में बिकता है किस फॉर्म में, तो चाहे जूट हो, चाहे फ्लेक्स हो और चाहे हेम्प। जूट, फ्लेक्स और हेम्प के जो फ्लोएम फाइबर हैं वो कॉमर्शियली क्या होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। तो कॉमर्शियली जो फाइबर आप यूज कर रहे हो वास्तव में कौन से फाइबर हैं, जाइलम फाइबर की फ्लोएम फाइबर, तो आंसर देंगे फ्लोएम फाइबर। और फ्लोएम फाइबर का ही दूसरा नाम बास्ट फाइबर है। लिखेंगे स्केलेरन काइमेटस सेल अंडरस्टूड है, डेड सेल विदाउट प्रोटोप्लास्ट। क्या हुआ है, प्रोटोप्लाज्म या न्यूक्लियस लॉस इन मैच्योर सेल, इलांगेटेड या वेरी लॉन्ग सेल विद पॉइंटेड एपिसेज एंड थिक लिग्निफाइड वाल होगी। क्या करेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट करेंगे। जूट का, फ्लेक्स का
और हेम्प का जो फाइबर है वो वास्तव में क्या है? फ्लोएम फाइबर है यूज कॉमर्शियली। कहां तक पढ़ाएंगे ये ना सोचो। टाइप ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम दो टाइप के, प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी कौन सा होगा? डेवलप फ्रॉम प्राइमरी मेरिस्टेम, और ये कहां से होगा? सेकेंडरी मेरिस्टेम। मतलब ये प्राइमरी ग्रोथ का रिजल्ट है और ये सेकेंडरी ग्रोथ का रिजल्ट है। प्राइमरी फ्लोएम भी दो टाइप का होता है। प्रोटोफ्लोएम, ये क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम विद नैरो सीव ट्यूब और मेटाफ्लोएम एंजियाटिक में लिखा है लेटर फॉर्म फ्लोएम विद वाइडर सीप ट्यूब। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड मटेरियल कहां से अदर पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लोएम इन एन एंजियोस्पर्म composed of sieve tube, companion cell, phloem parenchyma और फ्लोएम फाइबर। टिक कर लें, बहुत बार आया है। जिम्नोस्पर्म में क्या है? एल्ब्यूमिनस सेल और क्या है? सीव सेल। क्या नहीं है? सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल। सीव ट्यूब एलिमेंट लांग होंगे, ट्यूब लाइक होंगे, अरेंज लांगी ट्यूडनली होंगे, एसोसिएट कर जाएंगे। इनकी जो एंड वाल है वो परफोरेटेड, कैसे? सीव लाइक मैनर टू फॉर्म क्या? सीव प्लेट। ए मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट पजेज पेरिफेरल साइटोप्लाज्म लार्ज वैक्यूल लेकिन लैक न्यूक्लियस। फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। कंपेनियन सेल आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल closely associated with sieve tube element
Sieve tube element and companion cell connected by pit field present between common longitudinal wall. Companion cell help in maintaining pressure gradient and sieve किसमें sieve tube में. Phloem parenchyma elongated tapering cylindrical cell have dense cytoplasm. सेल वाल में क्या होगा, सेलोज और क्या होगी, पिट, और पिट से प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन सेल. फ्लोएम का पैरेनकाइमा स्टोर करेगा फूड और अदर रेजिन, लैटेक्स और म्यूसी लेज. फ्लोएम पैरेनकाइमा एब्सेंट है, पहले से मैंने बता रखा है. कहाँ, ज्यादातर मोनोकाट. फाइबर, बास्ट फाइबर पहले से पता है. स्केलेरन काइमेटस एब्सेंट इन, पहले से मैंने लिखा रखा है. प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट इन, ये इलांगेटेड काफी लंबे होंगे. हाँ, ये पॉइंट जरा बढ़ा लेना बेटा. अनब्रांच, बेटा उसको खुला रहने दो. अनब्रांच पॉइंटेड निडल लाइक एपिसेज. सेल वाला फ्लोएम फाइबर काफी थिक होगी और मेच्योरिटी पर फाइबर लॉस करेगा क्या, प्रोटोप्लान, तो डेड हो ही जाएगा. फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट, फ्लैक्स और क्या, हेम्प कॉमर्शियली. पहले बनने वाला प्राइमरी फ्लोएम नैरो सिव ट्यूब नाम, और बाद में बनने वाले फ्लोएम में बड़ी बड़ी सिव ट्यूब नाम. चलो हेडिंग डालिए टिश्यू सिस्टम. सुने, अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि डिफरेंट टाइप के टिश्यू हैं क्योंकि डिफरेंट टाइप की सेल है. बाद में पता चला कि टिश्यू का जो स्ट्रक्चर है और उसका जो फंक्शन है वो लोकेशन पर डिपेंड करता है. तो फिर लोकेशन के हिसाब से भी हमको टाइप ऑफ टिश्यू पढ़ना पड़ेगा. तो लोकेशन के हिसाब से 3 टाइप का टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू. एपिडर्मल टिश्यू बाहर बाहर होगा, ग्राउंड टिश्यू सेंटर में होगा, और एपिडर्मल और वैस्कुलर के बीच में जो होगा उसका नाम ग्राउंड टिश्यू. तो जनरल बात है, फिर से सुन लेते हैं. किसी भी टिश्यू का स्ट्रक्चर लोकेशन पर डिपेंड होता है. लोकेशन और फंक्शन या स्ट्रक्चर के हिसाब से टिश्यू 3 टाइप के, एपिडर्मल, ग्राउंड और वैस्कुलर. एपिडर्मल बाहर बाहर, ग्राउंड बीच में और वैस्कुलर सेंटर में. एक एक करके पढ़ना है. तो 2-3 लाइनें पढ़ लेते हैं फिर लिख लेंगे. अभी तक हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ टिश्यू ऑन बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सेल. अब हम पढ़ेंगे कि टिश्यू डिपेंड करता है कहाँ, लोकेशन पर. इस हिसाब से कि स्ट्रक्चर कैसा है और लोकेशन कैसी है या फंक्शन कैसा है, ये लोकेशन पर चूंकि डिपेंड करता है, तो स्ट्रक्चर और लोकेशन के हिसाब से कितने टाइप का, एक का नाम एपिडर्मल, एक का नाम, और एक का नाम वैस्कुलर. इतना लिखो पहले. बंद कर दो, ये वो जला दो बीच वाले. किसी भी टिश्यू का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन डिपेंड करता है लोकेशन
टिश्यू का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिपेंड करता है लोकेशन पर। ऑन बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, किसी भी प्लांट में 3 टिश्यू सिस्टम हैं। कौन से? एपिडर्मल, टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का दूसरा नाम फंडामेंटल और इसका नाम कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम है। डायग्राम अगर बना दें, ये है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और ये है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। पहली हेडिंग, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। पहला सवाल है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाता है आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में 3 लोग आएंगे। एपिडर्मल सेल होंगी, स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडेजेज। एपिडर्मल सेल से बन जाएगी एपिडर्मिस और अपेंडेजेज में आएंगे हेयर, 2 प्रकार के, रूट हेयर और स्टेम हेयर, और स्टेम हेयर को ही ट्राइकोम कहते हैं। पहली हेडिंग, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? तो कहोगे इलांगेटेड पैरेनकाइमेटस सेल से सिंगल लेयर बन जाती है। सेल्स आपस में क्लोजली एसोसिएट होती हैं, तो कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं मिलेगा। जैसे ये इलांगेटेड सेल है, ढेर सारी सेल एक दूसरे के क्लोजली एसोसिएट हैं, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। मोस्टली या जनरली एपिडर्मिस में जितनी भी पैरेनकाइमेटस सेल होंगी वो एक लेयर होगी।
पैरेनकाइमा की सेल है तो नियम नहीं टूटेगा, थिन वाल होगी, सेलुलोज की वाल होगी, प्रोटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस होगा। बस ज्यादातर केस में एपिडर्मिस सिंगल लेयर की होती है, लिखेंगे नहीं। कभी कभार ये देखने को मिलता है कि एपिडर्मिस के बाहर बाहर एक वैक्सी कोटिंग पाई जाती है। इस वैक्सी कोटिंग का नाम क्यूटिकल होता है। तो एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल हो भी सकता है, नहीं होता है। लीफ और स्टेम की एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल मिलती है, लेकिन रूट की एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल नहीं मिलती है। इस नाते रूट की एपिडर्मिस का नाम बदल के एपीब्लेमा होता है। एक और क्वेश्चन, ये सर्सन रीजन में आएगा। रूट की एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल नहीं होती है, क्यों? तो हमें यह पता होना चाहिए कि क्यूटिकल का काम क्या है। तो ये वैक्सी कोटिंग होती है, इसका पर्पज होता है वाटर लॉस को प्रिवेंट करना। अब रूट चूंकि मिट्टी के अंदर होगी तो वाटर लॉस का कोई टेंशन नहीं होगा, तो वहां क्यूटिकल लगाने का कोई पर्पज नहीं है। तो स्टेम और लीफ की एपिडर्मिस पर क्यूटिकल होगी, रूट की एपिडर्मिस पर क्यूटिकल नहीं होगी। लिखो। पैरेनकाइमेटस सेल क्लोजली एसोसिएट टू मेक एपिडर्मिस। इसी नाते इसकी सेल को क्या कहोगे? यहां थिन वाल पैरेनकाइमेटस सेल होंगी, यहां नहीं होगा, नो इंटरसेलुलर स्पेस। ये जनरली क्या होती है? सिंगल लेयर एपिडर्मिस होती है। स्टेम और लीफ की एपिडर्मिस कवर होती हैं बाहर की तरफ बाई वैक्सी कोटिंग। नाम क्या है और काम क्या है? प्रिवेंट वाटर लॉस। लेकिन रूट की एपिडर्मिस नॉट कवर बाय क्यूटिकल। इसी नाते रूट की एपिडर्मिस का नाम बदल गया। रूट की जो एपिडर्मिस होती है उसे एपिब्लेमा कहते हैं। एपिडर्मिस के बाद स्टोमेटा।
एक डायग्राम बनना है। स्टोमेटा, स्टोमेटा एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो एपिडर्मिस ऑफ लीफ पर पाया जाता है। वो अलग बात है कि यंग स्टेम की एपिडर्मिस पर भी पाया जाता है। दूसरा सवाल, स्टोमेटा में तीन चीजें होती हैं। सेंटर में होता है स्टोमेटल पोर, सराउंडेड बाय गार्ड सेल, सराउंडेड बाय सब्सिडरी सेल। स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल तीनों को मिला करके स्टोमेटल अपरेटस कहते हैं। सबके अलग अलग क्वेश्चन है। पहला सवाल यह है कि स्टोमेटा का पोर कब खुलेगा या कब बंद होगा, ये कौन तय करेगा? तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा रेगुलेटेड बाय, आंसर देंगे गार्ड सेल। अब गार्ड सेल के बारे में देखते हैं। गार्ड सेल दो सेल हैं जिन्होंने घेर रखा है स्टोमेटा के पोर को। गार्ड सेल का शेप या तो बीन शेप या तो डंबल शेप। बीन शेप इन डाइकाट, डंबल शेप इन मोनोकाट या ग्रास। स्टोमेटा के पोर के चारों तरफ पाई जाने वाली गार्ड सेल की जिम्मेदारी है कि ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करवाएं। अब कराएंगे कैसे वो समझना है। तो इसकी जो दो दीवारें हैं, जैसे मान लेते हैं ये मैंने एक गार्ड सेल बना लिया, तो गार्ड सेल की जो ये दीवार है जो स्टोमेटा के पोर के पास है, ये थिक होती है, और जो ये दीवार जो स्टोमेटा के पोर से दूर है वो थिन होती है। तो अगर किसी तरीके से स्टोमेटा के चारों तरफ पाई जाने वाली गार्ड सेल में वाटर आ जाए तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि जो ये दीवार है ये बाहर की तरफ जाने लगेगी, क्योंकि पतली दीवार है। तो जब ये दीवार बाहर जाएगी तो ये दीवार अगर बाहर जाएगी तो ये इधर की तरफ आ जाएगी, तो यहां स्पेस बढ़ जाएगा और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा, पानी बाहर निकल जाए। जैसे पानी बाहर निकलेगा ये दीवार अपनी जगह आएगी तो ये भी अंदर की तरफ जाएगी और स्टोमेटा बंद हो जाएगा। तो स्टोमेटा वो खुलेगा कि स्टोमेटा बंद होगा, ये गार्ड सेल की टर्जिडिटी तय करेगी। लेकिन गार्ड सेल में पानी आएगा कहां से? उसके बगल में पाई जाने वाली सेल कौन सी? सब्सिडरी सेल। सब्सिडरी सेल उसके ठीक बाहर पाई जाती हैं, ये भी स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल हैं। अंतर समझ लीजिए, सब्सिडरी सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, जबकि गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब्सिडरी सेल मदद करती हैं मेंटेन करने में किसकी? टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल। टर्जिडिटी, पानी आएगा स्टोमेटा खुलेगा, पानी जाएगा स्टोमेटा बंद हो जाएगा। क्यों खुलेगा और क्यों बंद होगा? तो भाई गर्मी का मौसम है, पानी उड़ा जा रहा है पौधे से, तो फिर स्टोमेटा बंद करो, पानी कम उड़े। तो कहने का मतलब है ट्रांसपायरेशन को क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे। रात का मौसम है, फोटोसिंथेसिस होनी नहीं है, तो स्टोमेटा बंद रखो, ज्यादा कम खुलो, क्योंकि बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेनी है। दिन का मौसम है, बढ़िया सनलाइट है, बाहर से CO2 खींचनी है, तो स्टोमेटा खोल के रखो। तो सामान्यतः पौधों में रात में स्टोमेटा बंद होते हैं, दिन में स्टोमेटा खुले रहते हैं, क्योंकि रात में फोटोसिंथेसिस उनको नहीं करनी होती। तो गैसियस एक्सचेंज भी कौन कराएगा? तो आंसर क्या देंगे? स्टोमेटा करवाएगा। इतने क्वेश्चन है, लिख डालिए। स्पेशल structure present at epidermis of leaf, ब्रैकेट में लिख लेंगे also stem। स्टोमेटा for
regulation of transpiration and gaseous exchange. Stomatal pore, stomatal apparatus क्या होगा? इसमें तीन चीजें आएंगी। स्टोमेटल पोर होगा, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल। शुरू करें? गार्ड सेल क्या है? तो कहोगे दो सेल हैं जिन्होंने इनक्लोज कर रखा है या सराउंड कर रखा है स्टोमेटल पोर को। शेप कैसे होते हैं? बीन शेप या डंबल शेप। काम क्या है? रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। गार्ड सेल टू सेल present around stomatal pore. Shape of guard cell. बीन शेप की डम्बेल शेप। बीन शेप होती है डाइकाट प्लांट में और ये होती है मोनोकाट प्लांट जैसे ग्रासेज। गार्ड सेल ही हैं जो रेगुलेट करते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कैसे? याद रखेंगे, चेंज इन टर्जिडिटी, और टर्जिडिटी चेंज करने के लिए दो चीजें चाहिए, वाटर एंड पोटेशियम आयन। खूब सवाल आता है, विच वन हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा? वह आंसर मिलता है पोटेशियम आयन। सब्सिडरी सेल स्पेशल एपिडर्मल सेल present in vicinity of guard cell. Chloroplast absent
help in maintain turgidity of guard cell. पढ़े? एपिडर्मल एपेंडेजेज। पहला रूट हेयर क्या है? तो कहोगे यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर हैं जो रूट की एपिडर्मिस से निकलते हैं और वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं। यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर arise from root epidermis। एक क्या करेंगे? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड क्या? मिनरल। स्टेम हेयर या ट्राइकोम स्टेम की एपिडर्मिस से जो हेयर निकलते हैं उन्हीं का नाम ट्राइकोम। जनरली मल्टीसेलुलर होते हैं, या तो ब्रांच होंगे या तो अनब्रांच होंगे, या तो स्टिफ होंगे या तो सॉफ्ट होंगे, हो सकता है सिक्रेटरी भी हो, लेकिन काम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रिवेंट करेंगे वाटर लॉस बाय ट्रांसपायरेशन। अगर स्टेम से कोई वाटर लॉस हो रहा है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी इनकी है। देखिए मल्टी सेलुलर हेयर एराइज फ्रॉम कहां से? स्टेम एपिडर्मिस। दूसरा या तो अनब्रांच होंगे या तो ब्रांच्ड होंगे, या तो स्टिफ होंगे या तो सॉफ्ट होंगे, या तो सिक्रेटरी। इतनी बार या तो एग्जामिनर को भी याद नहीं रहेगा। काम, फंक्शन, प्रिवेंट वाटर लॉस, ये नहीं भूलेगा। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आउटर मोस्ट कवरिंग बनाएगा प्लांट बॉडी की, और इसमें एपिडर्मल सेल होंगे, स्टोमेटा होंगे और एपिडर्मल एपेंडेजेज जिसमें ट्राइकोम और हेयर। एपिडर्मिस क्या है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी, और बनी किसकी है? इलांगेटेड कंपैक्टली अरेंज्ड सेल। कंटिन्यूअस लेयर बना लेंगी। एपिडर्मिस अक्सर कैसी होती है? सिंगल लेयर। एपिडर्मल सेल क्या होती है? पैरेन्काइमेटस विद स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग सेल वॉल। बड़ी सी क्या मिलेगी? वैक्यूल। कोई खास बात नहीं। आउटसाइड द एपिडर्मिस
अक्सर कवर होती है वैक्सी लेयर, नाम प्रिवेंट वाटर लॉस। क्यूटिकल एब्सेंट है किसमें? स्टोमेटा एक स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट है एपिडर्मिस ऑफ लीफ, आल्सो ऑन स्टेम। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड क्या? ईच स्टोमेटा कंपोज्ड ऑफ दो बीन शेप सेल, नाम इनक्लोज इन ग्रासेज। गार्ड सेल क्या है? डंबल शेप। आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल जो स्टोमेटल पोर से दूर होगी वो कैसी होगी? थिन, डायग्राम में लिखा था। और इनर वॉल जो स्टोमेटल पोर की तरफ होगी वो हाईली थिकेंड होगी। गार्ड सेल पजेज क्लोरोप्लास्ट, रेगुलेट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सम टाइम कुछ एपिडर्मल सेल जो इन विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल होंगी स्पेशलाइज इन शेप, नाम बदल गया क्या? सब्सिडरी सेल। स्टोमेटा का अपरेटस ले लो, एपर्चर ले लो, गार्ड सेल ले लो, सराउंडिंग सब्सिडरी सेल ले लो, सब मिला करके क्या बना? स्टोमेटल अपरेटस। इस डायग्राम को देखें, ये डाइकाट, वो देखें तो मोनोकाट। सेल्स ऑफ एपिडर्मिस में नंबर ऑफ हेयर हो सकते हैं। रूट हेयर जो कि यूनिसेलुलर इलांगेशन है एपिडर्मल सेल से, और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल कहाँ से? सॉइल। और स्टेम के जो एपिडर्मल हेयर होंगे उनका नाम ट्राइकोम। ये सूट सिस्टम का पार्ट है, ये जनरल मल्टी सेलुलर होते हैं। ब्रांच या अनब्रांच, सॉफ्ट या स्टिप हो सकता क्या हो? सेक्रेटरी। काम बहुत इंपॉर्टेंट, प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपाइरेशन। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, बाहर बाहर एपिडर्मिस और अंदर अंदर वैस्कुलर टिश्यू, तो बीच में जितना बचा वो ग्राउंड टिश्यू। तो ग्राउंड टिश्यू में आएगा क्या? तो मेन है कार्टेक्स ही ग्राउंड टिश्यू है। अब कार्टेक्स हो सकता है डिफरेंशिएट हो हाइपोडर्मिस एंडोडर्मिस में भी, उसके नीचे पेरिसाइकिल मिलेगा, उसके नीचे पिथ मिलेगा। सवाल ये है कि ग्राउंड टिश्यू बना किसका होगा? तो ग्राउंड टिश्यू बना होता है या तो पैरेनकाइमा का, या तो कोलेनकाइमा का, या तो स्क्लेरेनकाइमा का, एक क्वेश्चन। दूसरा सवाल ये है पैरेनकाइमा कहाँ कहाँ है? तो वही जो नाम बोले हैं, कार्टेक्स में मिलेगा, पेरिसाइकिल मिलेगा और पिथ में भी मिलेगा। कार्टेक्स में, पेरिसाइकिल में, पिथ में, या मेडुलरी रेज में भी हमको मिल जाएगा। लीफ की जो मीजोफिल सेल वाला टिश्यू होता है वो भी वास्तव में क्या है? ग्राउंड टिश्यू ही है। बस फर्क ये है कि वहां की सेल क्लोरोफिल बियरिंग होती हैं। क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस। तो जनरल क्वेश्चन है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ये पाया जाता है प्रेजेंट बिटवीन एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर टिश्यू। इसमें कौन कौन लोग आएंगे? इंक्लूड करेंगे। इसमें कॉर्टेक्स होगा, पेरी साइकिल होगी, पिथ होंगे, और मेडलरी रेज होंगे। इसमें पैरेनकाइमा के सेल होंगे, कोलेनकाइमा के सेल होंगे, अगर आल मिले तो आल लगाइएगा, चूज करवा ले तो पैरेनकाइमा लगाइएगा। पैरेनकाइमा वाला
ग्राउंड टिश्यू कहाँ है? प्रेजेंट एट कार्टेक्स, पेरिसाइकिल, पिथ एंड मेडुलरी रे। मीजोफिल सेल ऑफ लीफ, ये भी क्या है? ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ है। बस फर्क ये है कि ये क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, पहला सवाल है कि वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कौन बनाएगा? मेड बाय कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन से? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम टुगेदर क्या बना लेंगे? कॉन्स्टिट्यूट वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल दो टाइप के होते हैं। क्लोज वैस्कुलर बंडल और ओपन वैस्कुलर बंडल। क्लोज वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं मोनोकाट प्लांट में, और क्लोज ओपन वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं डाइकाट प्लांट, स्पेशली डाइकाट। ये है क्लोज्ड वैस्कुलर बंडल। और ये है ओपन वैस्कुलर बंडल। कैसे पता चला? तो यहां नहीं है नो कैम्बियम, बिटवीन
जाइलम एंड, और यहां क्या है, कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। कैम्बियम होने से ओपन क्यों कह दिया, तो कैम्बियम होने से यहां सेकेंडरी ग्रोथ का रास्ता खुला है, ओपन, और कैम्बियम नहीं है तो कोई सेकेंडरी टिश्यू यहां नहीं बनेगा। नो पॉसिबिलिटी ऑफ सेकेंडरी टिश्यू फॉर्मेशन, जबकि यहां क्या है, फॉर्मेशन होगा। सेकेंडरी टिश्यू, और सेकेंडरी टिश्यू बनेंगे कौन से, सेकेंडरी जाइलम बनेगा और सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। वैस्कुलर बंडल दो टाइप के होते हैं, रेडियल वैस्कुलर बंडल और कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल। रेडियल वैस्कुलर बंडल की खास बात यह होती है कि जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर हो। देखिए यहाँ फ्लोएम है और ये जाइलम की रेडियस है, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग रेडियस पर हो और पाया जाता है रूट में, वो चाहे डाइकाट की रूट हो चाहे मोनोकाट की, उससे फर्क नहीं पड़ता है, रूट में रेडियल वैस्कुलर बंडल होगा, आर से रेडियल आर से रूट। अब आ जाओ कंजॉइंट, जब फ्लोएम और जाइलम एक साथ हों, और जब एक साथ होंगे तो एक रेडियस पर आ जाएंगे। जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट टुगेदर ऑन सेम रेडियस, जैसे एक साथ होंगे वैसे कंजॉइंट नाम हो जाएगा। कंजॉइंट पाया जाता है स्टेम और लीफ, बस कंजॉइंट दो टाइप का होता है, हो सकता है कि फ्लोएम और जाइलम के बीच में क्या मिल जाए, मिल जाए, तो अगर कैम्बियम मिल गई तो कंजॉइंट ओपन, और कैम्बियम नहीं मिली तो कंजॉइंट क्लोज। एक और क्वेश्चन, कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल में बाहर क्या होगा और अंदर क्या होगा, तो देखो बाहर बाहर क्या मिलेगा, फ्लोएम, और अंदर अंदर, तो ये आउटर और ये क्या होगा, इनर। कह रहा एपिडर्मिस को छोड़ दो, वैस्कुलर बंडल को छोड़ दो, तो जितना बचेगा ये सिंपल टिश्यू जैसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा रखता होगा। और पैरेन्काइमा अक्सर कहाँ मिलेगी, कार्टेक्स में, पेरिसाइकिल में, पिथ में, मेडुलरी रे में, वो भी किसमें, प्राइमरी स्टेम और रूट। जैसे सेकेंडरी स्टेम होगा वैसे स्क्लेरेन्काइमा और कोलेनकाइमा आने लगेंगे। ग्राउंड टिश्यू लीफ का जो होता है वहां क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल पाई जाती है, नाम वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, फ्लोएम और जाइलम। जाइलम और फ्लोएम इकट्ठा होकर के क्या बना लेते हैं, बंडल। इन डाइकाट स्टेम याद कर लेंगे, कैम्बियम प्रेजेंट है किसके बीच, रिजल्ट क्या है, वैस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम पजेज एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू, जैसे जाइलम बनाओ या सेकेंडरी, इसी नाते नाम रखना पड़ा ओपन। लेकिन जैसे ही हम मोनोकाट में जाएंगे वैस्कुलर बंडल में नहीं होगा कैम्बियम, इस नाते कोई भी संभावना नहीं है कि क्या बने, तो मजबूरी में रखना पड़ा क्लोज वैस्कुलर बंडल। जब जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलर बंडल में इस प्रकार से अरेंज हो कि अल्टरनेट मैनर में हो और डिफरेंट रेडियस पर हो, तो हमको नाम रखना पड़ेगा, जैसे कि रूट। और कंजॉइंट में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम कहाँ होते हैं, जॉइंट, एक साथ होते हैं, कहाँ, सेम रेडियस।
such vascular bundle are called, सच वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट होंगे। और ये कहाँ मिलेंगे? कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल में खास बात होता है कि फ्लोयम अक्सर कहाँ होता है? बाहर होता है। किससे? जाइलम। एनाटॉमी ऑफ डाइकाट एंड मोनोकाट प्लांट में पहली हेडिंग डाइकाट रूट। हेडिंग एनाटॉमी ऑफ डाइकाट रूट। एक सुंदर सा डायग्राम बनाओ। और ये आखिरी डायग्राम।
डाइकाट रूट की एनाटॉमी के सारे सवाल यहाँ लिखिए। हमने आपको जो नोट्स दिया है उसमें वैस्कुलर बंडल का डायग्राम बनाया है। उल्टा करना था, अरे कोई बात नहीं, बना रहने दो। हैं? वो इंडार्च बन गया था, एक जार्च बनना था। रूट में तो एक जार्च होता है, स्टेम में इंडार्च होता है। डायग्राम घर में बना लीजिएगा। एनाटॉमी ऑफ डाइकाट रूट का मतलब है सनफ्लावर रूट पढ़ रहे हैं, और इसका जैसे मान लेते हैं रूट है, सेक्शन काट देंगे। सनफ्लावर में वैसे तो टैप रूट होगी, लेकिन साइड में स्टिल रूट बन जाती है। किसी भी रूट की टीएस काटेंगे तो ये सर्कल कंप्लीट होगा। अब कंप्लीट बनाते तो जगह कम पड़ जाती है। तो सबसे बाहर पाई जाएगी एपीब्लेमा। ये कुछ नहीं है, ये एपिडर्मिस ही है, बस विदाउट क्यूटिकल है, और पैरेन्काइमेटस सेल लेयर की बनी होती है। पहले से पता है कि रूट के कुछ एपिडर्मिस से क्या निकल आएंगे, रूट हेयर, जनरल बात है। एपिडर्मिस के ठीक नीचे बहुत सारी लेयर, मेनी लेयर पाई जाती हैं थिन वाल पैरेन्काइमेटस सेल की। तो जो थिन वाल पैरेन्काइमेटस सेल लेयर पाई जाएगी, और यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस भी होगा, इसको कहेंगे कार्टेक्स। तो ढेर सारी लेयर हैं, गिनना नहीं है, और एपिडर्मिस से नीचे बहुत सारी लेयर पाई जाएंगी, इंटरसेलुलर स्पेस भी हमको दिखाई पड़ रहा है। नाम क्या, कार्टेक्स। इसी कार्टेक्स की जो सबसे अंदर की लेयर है उसी का नाम एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कार्टेक्स है। ऑफ कार्टेक्स। सबसे खास बात यह है कि यह सिंगल लेयर होती है और बैरल शेप होती है। बैरल जैसे ढोल का शेप होता वैसा, तो सिंगल लेयर होती है, बैरल शेप होती है। और सबसे खास बात यह है, इसमें पाई जाती है कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब ये स्ट्रिप क्या है, तो मैंने यहाँ स्ट्रिप दिखाई है। कैस्पेरियन स्ट्रिप वास्तव में सुबेरिन का डिपोजिशन होता है किसी पर्टिकुलर सेल के दो सरफेस पर, रेडियल और टेंजेंशियल सरफेस पर। याद रखिएगा कहाँ कहाँ, रेडियल और टेंजेंशियल सरफेस पर होता है। सुबेरिन क्या है, एक वैक्सी मटेरियल है, वाटर इनसॉल्युबल नहीं, इम्परमिएबल कहो, इम्परमिएबल। वाटर इम्परमिएबल मटेरियल होता है। तो अगर एग्जामिनर को एक सवाल पूछना होगा तो एंडोडर्मिस ही पूछेगा। एंडोडर्मिस के ठीक नीचे पेरीसाइकिल पाई जाती है, और पेरीसाइकिल की विशेष बात यह है कि यह फ्यूज सेल लेयर होती है, मतलब 2-3 लेयर होती है, जबकि एंडोडर्मिस सिंगल लेयर होती है। और यह भी इंपॉर्टेंट है, पैरेन्काइमा की सेल है लेकिन थिक है। पैरेन्काइमा तो थिक होने नहीं चाहिए, फिर भी हैं, तो थिक पैरेन्काइमेटस सेल की बनी होती है, और इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। रूट में इसके दो फंक्शन हैं। पहला फंक्शन है इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट। हम लोग पढ़े थे ना कि टैप रूट जो होती है
उसमें ऐसे ऐसे ब्रांचेज निकलती हैं और उसके बाद इसमें भी तो ब्रांचेज निकलती हैं। तो लेटरल रूट की जो ब्रांचेज हैं या लेटरल रूट जो निकली है वो कहाँ से निकलती है? पेरिसाइकिल। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ कहीं कैम्बियम नहीं दिखाई पड़ रही है। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ करना होता है तो कैम्बियम बनती है। फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम एट ए टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, ये भी कौन कराएगा? पेरिसाइकिल। दो ही क्वेश्चन है। उसके अंदर हमको मिलेंगे वेस्कुलर बंडल, ये जाइलम है, ये फ्लोयम है, मिला करके वेस्कुलर बंडल। याद रखिएगा 2 से 4 बंडल मिलेंगे या पैच मिलेंगे, और चूंकि रूट है तो रेडियल वेस्कुलर बंडल है। और प्रोटोजाइलम किधर की तरफ होता है? बाहर की तरफ, ये प्रोटोजाइलम। ये मेटाजाइलम। मतलब प्रोटोजाइलम एग्जार्च होगा। आखिरी क्वेश्चन, ये है फ्लोयम, ये है जाइलम, उसके बीच पाया जाता है कंजक्टिव टिश्यू। पैरेनकाइमेटस सेल है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोयम, और बिल्कुल सेंटर जो ये दिख रहा है इसे कहते हैं पिथ, जो कि स्मॉल और इनकॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस का मतलब स्पष्ट और इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब अस्पष्ट। एक लाइन केवल बची लिखने को। ऐसा कोई भी टिश्यू जो एंडोडर्मिस के अंदर हो तो है क्या? एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल है, वैस्कुलर बंडल है, कंजंक्टिव टिश्यू है और क्या है? पिथ है। इस सब को मिला करके स्टील कहा जाता है। टिश्यू प्रेजेंट इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस कॉल्ड एज स्टील। इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस, इसको कहते हैं स्टील। और स्टील में क्या क्या आएगा? पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पिथ। कंजक्टिव टिश्यू भी इसी में है। बस आज इतना ही। किसका सनफ्लावर की रूट पढ़ेंगे? आउटर मोस्ट लेयर का नाम एपिब्लेमा। ढेर सारी एपिब्लेमा प्रोट्रूड इन फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर। कार्टेक्स में ढेर सारी लेयर हैं, किसकी? थिन वॉल पैरेन्काइमा सेल विद इंटरसेलुलर स्पेस। इनर मोस्ट लेयर ऑफ कार्टेक्स को एंडोडर्मिस कहते हैं। याद रखिएगा सिंगल लेयर बैरल शेप विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस है। टेंजेंशियल और कौन सी? रेडियल वॉल ऑफ एंडोडर्मल सेल पर डिपोजिशन किसका? वाटर इम्परमेबल वैक्सी मटेरियल सुबेरिन नाम। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस कुछ लेयर थिक वॉल पैरेन्काइमेटस सेल नाम पेरिसाइकिल। यहीं से इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट और यहीं वैस्कुलर कैम्बियम फॉर्म ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। पिथ बहुत छोटी है, इनकॉन्स्पिकुअस। पैरेन्काइमेटस सेल किसके बीच? जाइलम और फ्लोयम नाम क्या? कंजंक्टिव टिश्यू। यूजली देयर आर 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोयम पैच। बाद में कैम्बियम रिंग बनेगी, ये बाद की बात है, वो सेकेंडरी ग्रोथ में समझ में आएगा। ऑल द टिश्यू इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल वैस्कुलर बंडल पिथ सब मिला के क्या है? स्टील। बस।